अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। फरहान गनी वज़ीर बल्दियात सईद गनी के भाई और चनेसर टाउन के चेयरमैन उन्हें रिहा कर दिया गया है। उनका मुकदमा भी वापस हो गया है। अगर आपने मारियो पोज़ो का नॉवल गॉड फादर का मुताला किया है तो कई फ़िक्रे ऐसे हैं जो आपके जहन में गूंज रहे होंगे। ये खूबसूरत तरीन फ़िक्रा तो ये है कि ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस मुश्किल और कठिन ज़िंदगी में आपके दो बाप होने चाहिए। एक तो वो जो आपका अपना बाप है और एक गॉड फादर। अंडरवर्ल्ड की दुनिया को समझने वाले लोग जानते ही हैं कि गॉड फादर क्या होता है। मारियो पोज़ो का नॉवल गॉड फादर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां ज़ेरे ज़मीन जराइम की पूरी एक कहानी पनप रही होती है और जराइम की ये पूरी दुनिया ताकत और कमज़ोरी के जिस खेल के साथ जुड़ी है, आज हमारा माशरा उसकी तस्वीर पेश करता है। हमारा माशरा जो बुनियादी तौर पर हक़ और बातिल के आदर्श पर तश्कील पाता है, रफ्ता रफ्ता ऐसे हाल को पहुंचा कि यहाँ फ़ायदे और नुकसान की बुनियाद पर मामला तय होने लगे और अब यहाँ अदल की बुनियाद, इंसाफ की बुनियाद, खैर की बुनियाद ना फ़ायदा और ना नुकसान रहा है, बल्कि अब ये ताकत और कमज़ोर के दरमियान एक आमियाना मसावात पर उस्तवार हमारा माशरा है। फरहान गनी के बाब में हमारे माशरे की तमाम कमज़ोरियाँ वाज़ेह होकर सामने आ गई है। कराची, अगर आप इसकी सड़कों पर चलते हैं, अगर आप ट्रैफिक के ज़हाम में रोज़मर्रा के मसाइल को समझते हैं और अगर आप दो पैसे का बिज़नेस करते हैं या कहीं मुलाजमत करते हैं, इसके लिए जब घर से निकलते हैं तो आपका सामना कदम कदम पर ऐसे लोगों से होता है जो ताकत की नुमाइश में आपको अपनी कमज़ोरी का एहसास दिलाते हैं। इस मुल्क में कानून, इस मुल्क में पुलिस, इस मुल्क में ताकत के तमाम मराकज़ और इस मुल्क में इंसाफ के तमाम मराकज़ का जो धारा है वो अशराफिया के लिए बहता है और ये तमाम इदारे बुनियादी तौर पर कमज़ोर को दबाने के लिए हैं। यहाँ पर फरहान गनी के मामले में ये हुआ था कि दो बड़े इदारे या दो बड़े इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदा लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। फरहान गनी से गलती ये हुई थी कि उसने ऐसे तार छेड़े थे कि जिसमें तबीयात की अगर ज़बान में आप कहें तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से रोशनी दौड़ती है कि हाथ को ही नहीं पूरे जिस्म को भस्म कर देती है। तो बहरहाल फरहान गनी ने जिस तार को छेड़ा था वो बुनियादी तौर पर एक ताकतवर इदारे के मुलाजिम से मुताल्लिक़ था। उन्होंने और उनके अफराद ने, उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने उनके साथ हाथापाई की थी। बहुत कोशिश हुई, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इत्तलात ये थी कि वज़ीर आला सिंध और उनसे भी ऊपर की सतह पर पीपल्स पार्टी के आला कमान के अहम तरीन लोग इस पूरे मामले में मुलव्विस हुए थे और इस मामले को रफ़ा दफ़ा कराने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हुए और पहले 3 दिन का एक रिमांड मिला, फिर दूसरा रिमांड मिला और आज 30 अगस्त को फरहान गनी को इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत के रूबरू करना था, मगर 29 अगस्त की रात को इंतहाई खामोशी से मामला तय हो गए और पुलिस ने दफ़ा 493 के तहत मुलज़िम को रिहा कर दिया। जो मुद्दई मुकदमा थे यानी सुहेल साहब, उन्होंने ये मामला खामोशी से वापस ले लिया, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। तो फिर कानूनी हद यही बनती थी कि 493 के तहत मुलज़िम को रिहा कर दिया जाता। फरहान गनी और उनके 3 जो साथी थे, जो शरीक जुर्म थे, उन तीनों को रिहा कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो खेल था जिसमें पीपल्स पार्टी जो 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है और जिनके वज़ीर बल्दियात सईद गनी सिंध के एक ताकतवर आदमी हैं, उनके छोटे भाई भी जो है वो टाउन नाज़िम है चनेसर टाउन के। अब मामला ये है कि जब फरहान गनी का टकराव हुआ शार फैसल पर केबल की तार बिछाने वाले चंद नौजवानों से, तो उनके हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि इनमें कोई एक ऐसा आदमी भी हो सकता है जो सर्विंग एक इदारे का अहलकार हो,
बहरहाल जब मामला हाथापाई का हुआ तो जो इदारा था उसकी प्रेस्टीज का सवाल हुआ। सिंध की पूरी हुकूमत, मरकज़ में बैठे हुए सदर ममलिकत और पीपल्स पार्टी की आला कमान, यानी जो इस वक्त पार्टी को चला रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, इन तमाम लोगों की ताकत उस एहलकार पर आकर ख़त्म हो गई। बहुत कोशिश की गई मगर वो बेल ज़मानत नहीं ले सके। फिर अंदरूनी खाना मामला तय हुए। ज़ाहिर है जिस तरह हमारे यहाँ मामला तय होते हैं और जिस तरह हमारे सियासतदान, कमज़ोर सियासतदान जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है और जो हुकूमतें हर इस तरह हासिल करते हैं कि भिखारियों की तरह इदारों के सामने बैठे हुए नज़र आते हैं, वो दस्त बस्ता, लब बस्ता और सफ बस्ता नज़र आते हैं। ऐसे लोग कमज़ोरी के माहौल में जिस तरह मामला तय कर सकते हैं उन्होंने तय कर लिए और 29 अगस्त की रात को फरहान गनी रिहा हो गए। माजी में कराची में MQM का मामला भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ MQM की बहीमत और चंगेज़ियत का एक मुज़ाहिरा 3 दहाइयों से ज़्यादा लोगों ने देखा। बुनियादी तौर पर तो जो MQM की पूरी ताकत थी वो 1985 से तश्कील पाना शुरू हो गई थी, मगर जो आखिरी 3 दहाइयाँ थी उसमें MQM ने अपनी ताकत का जिस बहीमाना तरीके से इस्तेमाल किया था उसमें पूरा मुल्क खामोशी से वो तमाशा देखता रहा। 1992 में जो ऑपरेशन MQM के ख़िलाफ़ हुआ था उसकी बुनियाद मेजर कलीम का एक केस बना था। कई सारे महर्रिकात थे मगर जो बुनियादी महर्रिक था जिसके बाद इदारों ने ये समझा था कि MQM को लगाम डालना ज़रूरी है, वो दरअसल मेजर कलीम केस था। 1991 के आखिरी महीनों में जब मेजर कलीम का वाक़या पेश आया था तो मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ में ये बात तय कर ली गई थी कि अब MQM को लगाम डालना ज़रूरी है। चुनांचा 19 जून 1992 का वो ऑपरेशन शुरू हुआ था। कई महर्रिकात ने मिलकर इस ऑपरेशन की एक वजह तश्कील दी थी और जब ये ऑपरेशन हुआ तो MQM को अंदाज़ा कराया गया कि वो कराची के अंदर अपनी कोई ताकत नहीं रखते। फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में इसी MQM को बेपनाह ताकत फराहम की गई। तब भी मसला यही था कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए हक़ के नुमाइंदगी और अपनी हुकूमत जो कि जायज़ नहीं थी, एक मुनज़्ज़म इस्तिबदाद पर कायम थी, उसको एक लेजिटिमाइज़ करना ज़रूरी था। चुनांचा पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अंगर खंगर को इकट्ठा किया गया, किसी सियासी जमात को तोड़ा गया, किसी सियासी जमात को उभारा गया और अपने इर्द गिर्द एक जमहूरी माहौल बनाने के लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया। उसमें कराची में जिस ताकत पर इन्हिसार किया गया वो MQM थी। MQM को जो लोग समझते हैं और कराची की सियासत को जो लोग समझते हैं वो अच्छी तरह आगाह है कि वो कभी भी वो नुमाइंदा क़ुव्वत नहीं थी जो बनाकर इसे पेश किया जाता रहा। अगरचे वो एक सियासी हिमायत रखती थी मगर वो सियासी हिमायत कभी भी वोटों की शक्ल में उस तरह नहीं थी जो लाखों वोट इसके निकाले जाते थे। दरअसल MQM को एक खुला हाथ दिया जाता था। पूरे मुल्क ने जो इंतखाबी धांधली का नज़ारा किया है इस इलेक्शन में और जो तजुर्बा किया है, कराची के लोग ये तजुर्बे 90 से कर रहे हैं, 1990 से ये कर रहे हैं और 1990 की जो दहाई है उसके बाद से जो थ्रू आउट जितने भी इलेक्शन होते रहे हैं उसमें हम लोग इसका मुशाहिदा करते रहे हैं। तो हमारे लिए धांधली का ये खेल नया नहीं था। बाकी मुल्क के लिए शायद ये कुछ दूसरा खेल था मगर हमारे लिए बिल्कुल मामूल का वाक़या था। अब जबकि इस मुल्क में बाकी जगहों पर धांधलियों का शोर है, कराची में आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इस पर बात नहीं होती, जबकि कराची की किसी एक नशिस्त पर भी इस वक्त कोई नुमाइंदा आदमी नहीं बैठा हुआ। MQM की तमाम सीटें जालसाजी का नतीजा है और पीपल्स पार्टी की तो तमाम सीटें हद से ज़्यादा जालसाजी का नतीजा है, जिसमें सईद गनी साहब की भी नुमाइंदगी शामिल है। सईद गनी साहब ने भी ये सीट मैनेज की थी। अब उनके भाई और बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह चनेसर टाउन से फरहान गनी ने ये सारा खेल खेला था, ये कराची के लोगों के लिए कोई अजनबी नहीं है। तो फरहान गनी और इन जैसे लोग असल में उनको सबक दिया जाता है जैसे 1992 में MQM को दिया गया था। यहाँ फरहान गनी और पीपल्स पार्टी को एक सबक मिला है, मगर ये सफ़ा जिसमें ये सारे लोग इकट्ठे हैं, इमरान खान के खौफ की वजह से इसको अब फटने नहीं दिया जा रहा। ये सफ़ा मफादात से इतना लदा फंदा है और यहाँ ताकत के ऐसे ऐसे खेल मौजूद हैं और यहाँ पैसों से लेकर मुश्तरका मफादात के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और फजीते हैं कि इस पेज को फटने नहीं दिया जा रहा।
چنانچہ فرحان غنی کی رہائی کوئی عجیب بات نہیں ہے، معمول کی بات ہے، اس کو پی جائیے، جیسے آپ لوگوں نے 4 دہائیوں تک MQM کی بہیمت کو برداشت کیا ہے، کچھ عرصے کے لیے یہ بھی برداشت کیجیے، کیونکہ اس وقت قومی مفاد یہی ہے کہ یہ صفحہ پھٹے نہ دیا جائے۔ آج کے لیے یہی کچھ، محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔